आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बिरजू को अपने खेत और उसकी फसलों से प्यार था, इसलिए वो हमेशा अपने कई एकड़ में फैले खेतों के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। रात को अपनी कुटिया में सोता और सुबह वापस अपने घर जाकर नित्यक्रम करने के बाद परिवार वालों से मिलता था। कुटिया से कुछ ही दूर में एक छोटा सा कुआं था। वो कुआं बहुत ही पुराना और गंदे पानी से भरा हुआ था। काफी समय से वहां से ना पानी निकाला गया था और ना ही उसको उपयोग में लाया गया था, इसलिए चारों तरफ से छड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें काई भी लग चुकी थी। हरे रंग के और छोटे छोटे जीव भी पैदा होने लगे थे, मच्छर और पतंगों के जितने बड़े। कहते हैं उस कुएं का उपयोग ना करने और उसे साफ नहीं करने की वजह से कुछ रहस्यमय जीवों का भी वास हो गया था, जो इंसानों से भी बहुत ज्यादा ताकतवर और अदृश्य थे। उसे भूतों वाला कुआं बताया जाता था, जिसके पास कोई नहीं जाता। खास तौर पर रात के अंधेरे में वो लोगों को आवाजें लगाती है, ऐसा कहा जाता था। रोज के अपने दिनचर्या से बिरजू खुश था। दिन बीतते गया और वो अपने खेत और फसलों की देखभाल करने रात को निकल जाता था। उस दिन भी वैसा ही हुआ। बिरजू अपनी पत्नी संध्या को बताकर रात को अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। जरूरत के सारे सामान भी उसने ले लिए थे। वो जब कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा, तब एक अजीब सी आवाज आई, बहुत दूर से, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो रात अमावस की थी। इधर उधर देखने के बाद कहीं कोई नजर नहीं आया और फिर बिरजू अंदर चला गया। अपनी कुटिया की ओर सोने की तैयारी करके अपनी चारपाई पर लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बिरजू की नींद खुली। समय रात के 1 बजे का हो रहा था। बिरजू को किसी ने जोर से आवाज लगाई। वो झट से उठकर बैठ गया। ये आवाज जानी पहचानी थी, उसके बेटे राजेश की। बिरजू दंग रह गया, क्योंकि उसके बेटे को बीमारी की वजह से उसे मरे तो 2 साल हो चुके हैं। तो फिर ये आवाज कौन दे रहा होगा? फिर से आवाज आई और वो पुत्र मोह के चलते दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कुछ दूर मरा हुआ बेटा राजेश उसको पेड़ के पीछे से झांक कर अपने पास बुलाते हुए इशारा कर रहा था। ये नज़ारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हुआ। कपड़े से भी उसके बेटे की तरह पहन रखा था। बिरजू की बुद्धि चकरा गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ पड़ा और अपने बेटे के पास चला गया। वो जब पेड़ के पास पहुंचा और अपने लड़के के आंखों में देखा, तो उसकी आंखें भूरी रंग की थी। उसकी आंखों से सम्मोहित होकर बिरजू देखता रहा। राजेश अपनी कदमों को पीछे की ओर ले जाते हुए चलता हुआ बिरजू को अपने पास आने का इशारा करने लगा और वो भी मंत्रमुग्ध हुए उसके पास जाने लगा। बहुत दूर जाकर वो दोनों कुएं के पास पहुंच चुके थे। राजेश का चेहरा बदल चुका था। वो नीले रंग की एक स्त्री का रूप ले चुका था, जिसके माथे पर एक खोपड़ी बिंदी के आकार की थी। सुबह बिरजू अपने घर नहीं पहुंचा। काफी देर हो चुकी थी। दोपहर होने के बाद उसकी चिंता में संध्या परेशान होने लगी। दूसरा पहर बीत जाने के बाद वो अपनी सहेली को लेकर कुटिया तक गई। कुटिया का दरवाजा खुला था, पर बिरजू वहां नहीं था। दूर दूर तक खेतों में खोजने के बाद भी जब बिरजू नहीं मिला, तो तब तक शाम हो चुकी थी।
वो दोनों उस कुएं की ओर चले गए। वहां कुएं के बाहर बिरजू का गमछा लटका दिखा तो उन्हें शक हुआ और वो दोनों कुएं के अंदर जब देखे तो उनके होश उड़ गए। कुएं के अंदर बिरजू की लाश विचित्र तरीके से, उसका पूरा शरीर जैसे मुड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। दोनों फौरन जाकर ये बातें सरपंच को बताते हैं और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन बीता, संध्या अपने घर में सोने लगी। तभी बिरजू की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर के लिए वो सोच में पड़ी और जब दोबारा बाहर से आवाज़ आई तब दरवाज़ा खोलने पर बिरजू खड़ा दिखा। दूसरे दिन सुबह संध्या की लाश उसके घर के पीछे मिली। ये नज़ारा देखकर सब लोग डर गए और उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी तरह फिर किसी मरे हुए या दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की आवाज़ आती और रात को जो भी अपने घर में आखिरी बार गांव के अंदर गया था, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती। विचित्र तरीके से सबका शरीर जैसे मुड़ा हुआ होता। इस पूरे वाकये से सरपंच के भी होश उड़ गए और गांव वाले भी भयभीत रहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। गांव में पुजारी को बुलाया गया और पूरी बात पूछने पर पता चला कि गांव पर डाकिनी का वास हो चुका है, जो किसी को भी अपना खाना बनाकर बस खा रही है। डाकिनी एक रहस्यमयी तरीके की प्रजाति है जो देवी कालिका की सेविका कही जाती है। इनकी साधना भी बहुत खतरनाक कही गई है। भूल से भी इनको क्रोधित करने पर विनाश होता है और इन पर पूजा पाठ का भी असर नहीं होता, क्योंकि ये तो खुद ही देवी की दास होती है। ऐसा कहा गया है। किसी प्रकार इनका वास कुएं में हो चुका है और वो क्रोधित थे, इसलिए गांव वालों का भक्षण करने लगी। तांत्रिक के बताए उपचार के अनुसार कुएं के सामने काली माता का एक मंदिर बनाया गया और उस कुएं की पूजा करके उसे साफ करवाया गया। अब वहाँ पूजा पाठ से संतुष्ट होने की वजह से गांव वालों को कभी भी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि देवी की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। एक बहुत ही बड़ी विपदा टल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कहते हैं मरने के बाद भी अतृप्त आत्माएं तब तक प्यासी भटकती रहती हैं जब तक कि उनकी इच्छाएं जीवित हों, और अगर कई सालों तक उनकी इच्छाएं पूरी ना हो सकी तो हमेशा के लिए प्रेत योनि में ही रहती हैं, बिल्कुल अशांत। ऐसी ही एक कहानी है एक्स वेलनास की, एक ऐसी घटी घटना जो आज भी बहुत कुछ कहती है। ये पहले एक प्रेमी जोड़े की गीत गाती थी, पर अब उनके नाम से भी भयभीत कर जाती है। सन 1920 के आसपास की बात है। किस्सा कुछ इस तरह से है। एक्स वेलनास बड़ा ही मनोरम प्राकृतिक जगह है। बहुत बड़े पहाड़ी जंगल में बसा एक छोटा सा गांव, जहां बहुत सारा होटल और हर किसी के पास कार्स हुआ करते थे। बहुत अलग अलग तरीके के लोग वहां बसते थे। वहां एक घर था विजय का। विजय एक दयालु इंसान था जिसे लोग प्यार से विकी कहते थे। विकी बहुत ही कठिला शरीर और सुंदर नैन नक्श वाला अच्छा आदमी था। उसके पास एक घर और उस समय के प्रसिद्ध मोटर कार क्रॉसली थी और बहुत ही बड़ी जमीन जो उसके पूर्वजों की संपत्ति थी। विकी बहुत ही समृद्ध खानदान का था और उसकी एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम रोमा था। रोमा बहुत ही सुंदर थी। अपने शरीर की तरह बिल्कुल सुंदर नीली आंखें और कातिल मुस्कुराहट
जो सभी का मन मोह लेते थे, पर वो धन से करीब और अनाथ थे। रोमा बहुत ही खुश मिजाज थे और खुलकर अपनी बातें रखती और जोरदार अट्ठास वाली हंसी से सबका दिल जीत लेते थे। लोग उस पर फिदा थे, पर वो विकी से प्यार करते थे। रोमा को हासिल करने की नाकाम कोशिश कई बार विकी के सौतेले भाई रवि ने की, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी और इस जलन में उसने विकी पर केस दायर कर दिया। कोर्ट में पूर्वजों की जमीन हड़पने के लिए जमीन विवादित था, जो 100 एकड़ तक फैला था। फिर भी केस विकी ही जीता। ये बात और असहनीय हो गई रवि के लिए, और अंदर ही अंदर वो जलन से आग की तरह भड़कने लगा। रोमा ये सारी बातें जानती थी, पर उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सब से अनजान वो खूबसूरत वादियों में और भी कभी कभी वहाँ कैलवर पॉइंट में विकी के साथ घूमती और साथ बैठकर समय बिताती। लवर पॉइंट्स देखने में बहुत ही सुंदर और एक तरह का अजूबा था। सुंदर नहर और चारों तरफ बाग बगीचे सुंदर फूलों से भरा। साथ में वहां बैठने के लिए एक छोटी सी कुर्सी एक छोर पर बनी थी, जहां प्रेमी जोड़े बैठकर कुछ वक्त बिताया करते थे। विकी और रोमा जब शादी करना चाहते थे तो उन्होंने ये बात अपने घर पर रखी, तो विकी के परिवार ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। तो विकी ने सारी रीति रिवाज तोड़कर चर्च में प्रीस्ट से बात की और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी करने की ठानी। अपना सब कुछ छोड़कर घर के सारे सदस्य काफ़ी नाराज थे, क्योंकि विकी इकलौता लड़का था और ये सब उन्हें गवारा नहीं हुआ। विकी ने रोमा को चर्च पहुंचने को कहा। रोमा खुशी से सज धज कर सफ़ेद रंग के पोशाक में तैयार होकर चर्च पहुंची और बहुत समय तक विकी का इंतज़ार करने लगी। कभी चर्च के अंदर बैठती तो कभी थोड़ा बाहर निकल कर देखती। काफ़ी वक्त बीत चुका था। फादर ने ये कह दिया कि अब गिरजाघर बंद करने का समय हो चुका है, हमें जाना होगा। रोमा सोचने लगी कि आखिर आया क्यों नहीं विकी, कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया। और ये सोचते हुए वो बाहर निकली और विकी के घर पहुंच गई। तब उसने देखा विकी और उसके माता पिता का खून हो चुका है। उसके सौतेले भाई रवि ने उन्हें गोलियां मारकर फरार है। पुलिस तहकीकात कर रही है। ये देखते ही रोमा बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई। उसके हाथ से गुलदस्ता छूटकर जमीन पर गिर गया और दरवाजे से टकराकर वो वहीं गिर पड़ी। ये मंजर उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। वो नीचे बैठकर रोने लगी और अब उससे सहन नहीं हो रहा था। वो गुस्से में रोते चीखते दौड़ते हुए वहां से भाग गई और लवर्स पॉइंट्स की ओर, जहां एक नदी बहती थी, उसी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब उस लवर्स पॉइंट्स पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कल तक जो प्यार करने वाले लोगों की जगह थी, आज वो एक वीरान कब्रिस्तान है। वहाँ पर वो एक खौफनाक जगह के नाम से जानी जाती है। आज भी अमावस की रात में अक्सर एक सफ़ेद रंग के शादी का जोड़ा पहने रोमा की अतृप्त आत्मा उस जगह पर घूमती है। कभी उसकी चीख सुनाई देती है तो कभी उसके अट्ठास भरी हंसी। उस नदी में कई बार लाल खून बहने लगता है तो कभी वहाँ झाड़ियों से इत्र की खुशबू आती है। अब उस वीरान जगह में बैठकर अकेले रोमा की आत्मा रुदन करते हुए गाती और अपने प्रेम के गीत गाकर बुलाती है। चमगादड़ों और विभिन्न प्रकार के जानवरों का घूमना, चीखना और आवाज़ें निकालना वहाँ पर आम बात है। जब भी रोमा की आत्मा वहाँ अमावस को आती है, एक ज़ोरदार भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो जाती है तब घोड़े के पैरों में लगे नाल की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इस बीच
अगर वहाँ कोई चला जाए तो रोमा की आत्मा दिख जाती है, पर उसका सुंदर चेहरा अब खूंखार चुड़ैल जैसा दिखता है, जो किसी भी इंसान को देखते ही बड़े बड़े नाखून और दांतों से मारकर नदी में अपने साथ घसीटते ले जाती है। न जाने ये किस्सा कब शांत होगा। वहाँ अब कोई नहीं रहता। शाम होने से पहले ही वो सारा गांव खाली हो जाया करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। बात उस दिन की है जब पहली बार देखा था। स्टेशन से ट्रेन जा रही थी, मगर सारी बोगियां खाली थी। उस रात का अकेला सफर कुछ अजीब था। उस ट्रेन में उस रात सफर करना एक अजीब ही मोड़ पर लेकर आ गया। आयुष वहां उस रास्ते से गुजर रहा था, तब एक स्टेशन आई जहां कुछ वक्त के लिए ट्रेन रुकी। बहुत देर तक उसमें कोई नहीं चढ़ा। जब ट्रेन आगे चलने लगी तो एक औरत जिसके काले लंबे बाल थे, काली साड़ी पहने ट्रेन में चढ़ी। उसके पीछे पीछे दो लड़के भी चढ़े, जो आपस में कुछ बातें करते हुए आयुष के बिल्कुल सामने आकर बैठ गए। उनके हाथ में एक बड़ा सा शीशा था, जिसको दोनों हाथों से पकड़े हुए वो कहीं लेकर जा रहे थे। वो काली साड़ी में जो औरत थी वो आयुष के बाजू में आकर बैठ गई। कुछ वक्त बीता, वो आयुष को तिरछी नजरों से देखने लगी। वो बहुत ही सुंदर थी, जैसे दूध में नहाकर आई हो, और मुस्कुराहट बड़ी हसीन। उसके काले लिपस्टिक और उस पर 4 चांद लगा रहे थे। कुछ देर बीता, आयुष ने पहल की, क्योंकि उसके मोहिनी रूप से वो इतना आकर्षित हो चुका था कि खुद को होश में नहीं रख पा रहा था। कुछ बातें चल रही थी। उसने अपना नाम रागिनी बताया। सामने बैठे लड़कों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी आयुष का चेहरा देखते तो कभी एक दूसरे का। बातें करते करते कुछ देर बाद आयुष ने अपनी नजर हटाई और अपने बाजू में उन लड़कों की तरफ देखा। उन्होंने उस आईने को अपने गोद में पकड़कर बैठा हुआ था। वो आईना काफी बड़ा था। उस आईने में आयुष खुद को देख पा रहा था, मगर तभी आयुष ने गौर किया कि वो उस आईने में खुद को तो देख पा रहा है, मगर रागिनी यानी कि वो औरत उस आईने में कहीं नहीं दिख रही। आयुष को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिर वो भी तो उसके बगल में ही बैठी हुई है, तो फिर शीशे में वो क्यों नहीं दिख रही। आयुष को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी रागिनी का चेहरा अचानक से बदलने लगा। वो बिल्कुल एक चुड़ैल जैसी दिखने लगी, जिसके नाक लंबे और दांत सड़े गले थे। उसके पंजे बहुत ही बड़े थे और जीभ बिल्कुल सफ़ेद, और अपने नुकीले दांतों को उसने सीधे आयुष के गर्दन पर गड़ा दिया और जल्दी जल्दी से उसका खून चूसने लगी। आयुष को छटपटाता देखकर वो दोनों लड़के जो सामने बैठे थे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें आयुष का जख्म तो दिख रहा था, मगर वो छटपटा क्यों रहा है और किससे बचाने को बोल रहा है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आयुष को खींचकर इधर उधर तो कर रहे थे, मगर आयुष अपनी सीट से टस से मस नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और आखिर एक वक्त ऐसा आया जब आयुष ने वहीं अपनी सीट पर लेटे लेटे ही दम तोड़ दिया, मगर उन दोनों लड़कों को वो औरत कहीं दिखी ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।